नमस्कार प्यारे साथियों, विश्वगुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये है सेवेंथ क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर। ठीक है जी। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जो था पर्यावरण। और ये दूसरा चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो मैं कहूँगा कि आप एक रफ़ कॉपी लेकर बैठिए और पेन। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा, उनको आप नोट कर लिया करें, और बाद में उसको फेयर कापी पर लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। और एक शिकायत किसी की है कि कुछ लोगों की कि आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, धीमा सुनाई पड़ता है आपको। तो आप प्लीज़ एक काम करें कि आप हेडफोन लगा लें, ईयरफोन लगा लें। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते हम। और फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखें, और वीडियो की क्वालिटी 480 से कम ना रखें, कम से। ठीक है, तो स्पष्ट वीडियो दिखाई देगा, और हेडफोन लगा लेंगे तो साफ सुनाई भी पड़ेगा। और लैंडस्केप मोड में रखेंगे तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं जूम तो कर ही दूँगा। तो हमारी पृथ्वी के अंदर, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि परपटी के बारे में, जो मेंटल है, जो कोर है यानी क्रूड है, उसके बारे में जानेंगे। बाकी जो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, सैलें होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी पृथ्वी के अंदर और बाहर लगातार परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि आप बाहर जानते हैं कि बाहर तो मौसम में परिवर्तन होता रहता है, जलवायु में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन पृथ्वी के भीतर भी परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो वही सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये पहला टॉपिक है। और अभी चित्र हम देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है? एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी होती है। संकेंद्री शब्द का मतलब क्या होता है? कि जैसे जिसका केंद्र एक ही हो। मान लो ये कोई प्याज है, ठीक है, और ये उसका केंद्र है। तो जितने भी वृत्त बनेंगे, जितने भी गोले बनेंगे, उनका सबका केंद्र एक ही है, इसीलिए उसको कहते हैं संकेंद्रीय। ठीक है। तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। यानी इसकी परतें हैं। पहले क्रोड है, उसके ऊपर आप मेंटल देखोगे, फिर हम परपटी देखेंगे, अभी विस्तार से समझेंगे। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? हम परपटी कहते हैं। और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ आपको याद होगी। यह सबसे पतली परत होती है। तो जो परपटी, जो पृथ्वी की जो परत होती है, 3 परतें होती हैं। तो सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। और ये सबसे पतली परत होती है। यह यानी परपटी महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो ये जो परपटी होती है पृथ्वी, मान लो अगर ऐसे समझ लो, तो ये परपटी महाद्वीपीय संहति में, यानी जब भूमंडल, स्थल मंडल पर जहाँ पर लोग रहते हैं, समुद्र को छोड़कर जो भी है वो महाद्वीपीय संहति उसको कहते हैं। वहाँ 35 किलोमीटर गहराई तक पृथ्वी जो है परपटी है। और जहाँ समुद्र है वहाँ कितने किलोमीटर तक है? वहाँ 5 किलोमीटर तक गहराई तक जो है परपटी है। आप समझ गए होंगे। ठीक है। यानी महाद्वीपीय जो संहति है, जैसे मान लो हम लोग भारत में रहते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 35 किलोमीटर गहराई तक जो है वो, उसको क्या कहेंगे? परपटी कहेंगे। लेकिन अगर समुद्र में जब आप जाओगे तो समुद्र के अंदर चूँकि काफ़ी गहराई तक तो समुद्र ही है, उसके बाद 5 किलोमीटर नीचे और आप खोदेंगे तो उसको कहेंगे परपटी। ठीक है, समझ गए होंगे। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका तथा एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। तो इसको नोट कर लेना आप। ये इसमें यहाँ तक क्या क्या नोट करना है आपको? एक तो ये नोट करना है कि सबसे ऊपरी परत जो है उसको परपटी कहते हैं। वो महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये नोट करना है। दूसरा है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। तो महाद्वीप जो है वो किससे बना है? सिलिका से बना है, यानी एसआई से बना है। इसका केमिकल कंपोजिशन जो है, सूत्र है, रासायनिक संकेत है। और एल्यूमिना यानी एल। तो महाद्वीप किससे बना होता है? सिलिका से और एल्यूमिना से बना है, के खनिजों से बनी है। तो महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका तथा एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल। तो अब देखिए, ऐसे एसआई से हो गया सिलिका
और एल्यूमिनियम का हो गया Al, तो इसको क्या पढ़ेंगे Cl, ठीक है। Cl यानी C से सिलिका तथा L से एल्यूमिना कहा जाता है। तो महाद्वीपीय संहति को क्या कहा जाता है, Cl कहा जाता है। SiAl भी लिख लेना, और ये Cl हिंदी में है, इसको भी लिख लेना आप। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। तो ऊपर हमने देखा कि महाद्वीप की किससे बनी होती है, Cl से बनी होती है, लेकिन महासागर की परपटी जो होती है वो किससे बनी होती है। देखो हमने यहाँ पे देखा कि महाद्वीपीय संहति में जो परपटी होती है वो किससे बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। लेकिन महासागर की परपटी किससे बनी होती है, सिलिका से और मैग्नीशियम से, यानी Si से और मैग्नीशियम से, ठीक है। तो की बनी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीमे कहते हैं, यानी सी से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लेना कि सीमा किसे कहा जाता है और Cl किसे कहा जाता है, यानी Cl और सीमा। ओके, अब ज़रा ये मानचित्र ये वाला देख लें, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो देखिए पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ से लेकर और ऊपर ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हो ये है क्रोड, ठीक है, आंतरिक क्रोड। जो आंतरिक क्रोड है वो पृथ्वी के केंद्र में है, और ये बाह्य क्रोड यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो लाल जहाँ तक है वो है बाह्य क्रोड का, वहाँ तक है। उसके बाद क्रोड मेंटल सीमा, और जो येलो वाला जो पार्ट है ये है मेंटल वाला पार्ट, ठीक है। तो क्रोड और मेंटल के बीच में जो पतली लेयर आप देख रहे हो, जो मिले जुले रंग की, लाल और पीले रंग की, ये वाली, ये जो यहाँ तक है, ठीक है, ये है क्रोड मेंटल सीमा, इसको कहते हैं। क्रोड और मेंटल दोनों ही यहाँ पर हैं। तो उसके बाद है मेंटल, और उसके ऊपर है परपटी, या कह सकते हो स्थल मंडल जो है, ठीक है। तो ये है मानचित्र, इसका मतलब चित्र है। और क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये सब आप नोट कर लो कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और इसकी गहराई लगभग कितनी है, 4 किलोमीटर है, ठीक है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पर अगला है, आगे है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा। यानी अगर किसी को जाना हो पृथ्वी के केंद्र में तो समुद्र के पास जाइए, और क्योंकि समुद्र तो काफ़ी गहराई तक 10 किलोमीटर तक लगभग तो समुद्र ही है। उसके बाद आप खोदना करें, शुरू करें, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, ठीक है। समुद्र की सतह से अगर आपको खोदना हो तो 6000 किलोमीटर तक जाना असंभव क्यों है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और ऑक्सीजन वगैरह तो मिलनी नहीं है उतनी गहराई तक, तो इसलिए कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन फिर भी बताया गया कि अगर आपको खोदना है तो इतना खोदना पड़ेगा, तब केंद्र तक पहुंचेंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि महाद्वीपीय परपटी जिसको क्या कहते हैं, Cl कहते हैं, ठीक है, जो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। जैसे ये महाद्वीप है, तो ये महाद्वीपीय परपटी की दिखाया गया है। और महासागरीय परपटी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, तो उसको क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जैसा कि हमने चित्र में देखा। सबसे ऊपर क्या है, परपटी है, उसके नीचे क्या है, मेंटल है, उसके नीचे क्या है, क्रोड है। तो परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यानी जो मेंटल है, ये जो मेंटल है कितने किलोमीटर तक फैला होता है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फैला होता है। और परपटी तो हम लोगों ने देख ही लिया, 35 किलोमीटर तक महाद्वीप में और महासागर में 5 किलोमीटर तक, ठीक है। तो इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है वो है क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। तो जो क्रोड है उसकी त्रिज्या कितनी है, लगभग 3500 किलोमीटर। तो ये जो रेड कलर की आप देख रहे हो ये 3500 किलोमीटर लगभग होगा। ऐसे देखने से आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे, ये तो चित्र बनाया हुआ है, लेकिन क्रोड जो है वो 3500 किलोमीटर है, मेंटल 2900 किलोमीटर है, और आगे जो परपटी है वो 35 किलोमीटर है, या समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो जो क्रोड है उसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकिल तथा लोहे की बनी होती है। यानी निकिल और लोहे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe, नीफे।
तो नीफे की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, जिसे नीफे यहाँ लिखा भी है। नीफे यानी निकिल तथा फेरस, लोहे को फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, यानी जो पृथ्वी के केंद्र में जो क्रोड है रेड कलर की जिसको आपने देखा, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और दाब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, ये भी नोट कर लेना आप। तो परपटी के आगे लिख लेना, शॉर्ट में लिख लेना, परपटी कितना है, 1% है पूरी पृथ्वी का। मेंटल कितना है, 84% है, 84% है। और क्रोड कितना है, 15% है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, और आगे लिखा हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये तो आप लिख ही लो, इसको जो है वीडियो पॉज करके लिख लो चाहो तो। और एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, यहाँ लिखा है कि जो परपटी है वो 1% है, मेंटल है 84% और क्रोड है 15%। और ऊपर आपने देखा था कि 35 किलोमीटर तक परपटी है और 2900 किलोमीटर तक मेंटल है और 3500 किलोमीटर तक क्रोड है। तो जब क्रोड इतनी ज़्यादा है तो 15% क्यों है? दरअसल वहाँ आयतन की वजह से है, जो आप देख रहे हो। जो देखो यहाँ से ऐसे समझो आप, क्योंकि केंद्र से यहाँ तक है, चूँकि उसकी त्रिज्या कम होगी और आगे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, मान लो ये दूरी ज़्यादा है लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर लेता है ना, इसलिए आयतन उसका बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से 84% मेंटल का हिस्सा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। अगला है शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। शैल यानी चट्टान या कह सकते हो आप जो है। तो पृथ्वी की परपटी किससे बनी होती है? अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, शैल किसे कहते हैं? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। ये तो आप नोट करते ही रहिए। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं शैलें? 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो होती है वो आग्नेय शैल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक्स। शैल यानी चट्टान या रॉक कह सकते हो, तो आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक्स कह सकते हो। दूसरी होती है अवसादी शैल या कह सकते हो सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित शैल, भी कहीं कहीं लिखा होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 3 प्रकार की शैलें होती हैं, नोट कर लेना आप। कौन कौन सी? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ठीक है। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। देखो ज्वालामुखी विस्फोट में आपने देखा होगा कि मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है लावा के रूप में। तो जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। द्रवित यानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है मैग्मा, जब बाहर आता है ठंडा होकर ठोस हो जाता है। आप देखते हो कि खौलता हुआ जो है मैग्मा जो है लावा के रूप में जब बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। तो वो बहता हुआ आकर और जब जम जाता है ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो शैलें बनती हैं उनको आग्नेय शैल कहते हैं। तो आग्नेय शैल किसको कहते हैं? जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं, ये सब नोट कर लेना आप। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। शैलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की हमने देखी हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ठीक है। लेकिन आग्नेय शैल पुनः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप शब्द की उत्पत्ति के बारे में जान लो। इग्नियस, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया आग्नेय शैल। ठीक है। सेडिमेंट्री भी लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर। तो ये भी आप नोट कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फिक ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक यानी यूनानी शब्द। तो मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, इसीलिए इसको रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल भी कहा जाता है मेटामॉर्फिक को। ठीक है जी। चलिए, क्या आप जानते हैं, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है।
जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। यानी जब लावा बाहर निकलता है ज्वालामुखी से और बाहर आकर ठंडा हो जाता है, तो जो शैलें, जो चट्टानें, जो रॉक्स बनती हैं, उनको क्या कहते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो इसको नोट कर लेना, हेडिंग डालना बहिर्वेदी आग्नेय शैल, और इसको लिख लेना यहाँ से। कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? यहाँ से। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। तो बेसाल्ट क्या है? एक बहिर्वेदी आग्नेय शैल है का उदाहरण है। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। तो ये नोट कर लेना आप। अगर देखिए, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम के लिए, या एसएससी के लिए, या सीटेट के लिए, इस प्रकार के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पॉइंट वाइज नोट, एक पॉइंट ऐसे रखिए और उसके आगे नोट कर लिया करिए, फिर अगला पॉइंट लिखिए, फिर नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप नोट्स बनाइए। तो दक्कन पठार किससे बना है? बेसाल्ट शैलों से ही बना है। इम्पॉर्टेंट है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो सारा लावा, सारा जो मैग्मा होता है, वो तो बाहर आता नहीं है। कुछ जो है वो ज्वालामुखी के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, बाहर निकलता है, सब तो बाहर आ नहीं पाता है, कुछ अंदर ही रह जाता है। तो उसके बारे में जानते हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल किसे कहते हैं? यहाँ से लिख सकते हो, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैल को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट शैल ऐसे ही एक उदाहरण है। ठीक है। तो ग्रेनाइट जो है किसका उदाहरण है? अंतर्भेदी आग्नेय शैल का। और बेसाल्ट किसका उदाहरण है? बहिर्वेदी आग्नेय शैल का। तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। और यहाँ पर क्या है? जीवाश्म किसे कहते हैं? इसको नोट कर लेना आप। जीवाश्म क्या होता है? शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, यानी जीवों के अवशेष। तो हुआ ये था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, कि बहुत समय पहले, कई करोड़ वर्ष पहले, जैसे डायनासोर्स जो ख़त्म हो गए थे, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कई बार। तो डायनासोरस वगैरह ये सब थे, तो क्या हुआ? उल्का पिंड वगैरह टकराए और पृथ्वी में उथल पुथल हुई। ठीक है। पृथ्वी में उथल पुथल हुई, भौगोलिक उथल पुथल। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे हजारों लाखों जीव जंतु और पेड़ पौधे सब दब गए पृथ्वी के अंदर। तो दब गए, चट्टानों में दबे रहे, और लाखों करोड़ों वर्षों में। तो जो दब गए उन्हीं को जीवाश्म कहते हैं। आज जो दबे हुए हैं उनको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो पेट्रोल कैसे निकलता है? तो उन्हीं से, जो पेट्रोल और जो गैसें हैं, जो डीजल है, ये सब उन्हीं से ही निकलता है। जो दबे हुए पेड़ पौधे हैं या फिर कोयला है जो है, तो वो पेड़ पौधों के अवशेषों से ही निकलता है। ठीक है। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। चलिए, शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो अवसाद किसे कहते हैं? अभी अवसादी सेल के बारे में हम लोग जानेंगे, या कायांतरित, सॉरी, आग्नेय सेल के बारे में जाना, अब अवसादी सेल के बारे में जानेंगे। तो पहले अवसाद आप जान लो कि अवसाद किसे कहते हैं। तो एक जगह लिखो आप अवसाद, उसके आगे लिखो कि सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यानी जो आग्नेय सेल होती है, वो अगर मान लो जो लुढ़क कर टूट जाए, चटक कर टूट जाए, ठीक है, तो छोटे छोटे कण जो होंगे उनको क्या कहेंगे? अवसाद कहेंगे। ये जो अवसाद होते हैं, ये हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यानी जो धूल के कण होते हैं वो सब इकट्ठा होकर कहीं इकट्ठा हो गए, जमा हो गए, इकट्ठा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं। यानी शुरू में तो वो कठोर होती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो दब जाते हैं कि कहीं पर इकट्ठे होकर, और कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सेलों की सेलें बनती हैं उनको क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। ये आप कह सकते हो सेडिमेंट्री सेल कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर,
रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं इन सेलों के भीतर। इन सेलों के भीतर, अवसादी सेलों के भीतर। ठीक है, तो अवसादी सेल किसे कहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक अवसाद कहते हैं। और इसके बाद जो है ये जो अवसाद होते हैं ये हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा हो जाते हैं और अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो सेलें बनती हैं उनको अवसादी सेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बलुआ पत्थर, जो कि रेत के दानों से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो इसमें एक एक लाइन नोट करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये नोट कर लेना आप। यहाँ पे लिखा है कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। तो अभी देखेंगे कायांतरित सेल क्या होती है। सेलें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ये सब खेल के बारे में दिया गया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सेलें इंपॉर्टेंट हैं घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता लगाइए कि वे किन सेलों से बनी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि लाल किला किससे बना है। तो लाल किला जो बना है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, लाल शब्द से तो लाल याद ही रहेगा, अब बलुआ पत्थर और है, आप याद रखना। तो जो लाल किला बना है, शाहजहाँ ने बनवाया था, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, ताजमहल किससे बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो ये चीज़ तो पता ही होगी आपको। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी हम ये चित्र आपको समझाएंगे। ये चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना भी लीजिएगा, अभी बताएंगे कैसे बनाना है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो आग्नेय सेल है वो अवसादी सेल बन जाती है, रूपांतरित सेल बन जाती है। तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। सेल चक्र किसे कहते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ तो समझ गए हम लोग। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। किसके कारण, ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी ये इसको क्या कहते हैं, सेल चक्र। यहाँ लिखा हुआ है सेल चक्र, ये नोट कर लेना। और कैसे आपको बनाना है, ये जो चित्र बने हैं इनको मत बनाइए, बस लिख लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है मैग्मा, तो मैग्मा जो है, अब जैसे ऐसे समझिए, यहाँ लिखा हुआ है आग्नेय सेल, आप लिख लीजिए आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल किस में परिवर्तित हो जाती है, अगर टूट गई, मान लो लुढ़क कर टूट गई, पानी के बहाव से चली गई या हवा के द्वारा उसके कण बिखर गए और कहीं जाकर इकट्ठा हो गए, तो उससे आग्नेय सेल से क्या होगा, सबसे पहले अवसाद बनेगा, जिसे तलछट भी कहते हैं। तो आग्नेय सेल, इसको एरो बनाइए आगे और लिख दीजिए तलछट और अवसाद लिख दीजिए। ठीक है, अब इस अवसाद से क्या बनेगा, अवसादी सेल बनेगी। ये एरो गया है, यानी अगर ये इकट्ठा होकर जम जाएगी तो क्या बनेगी, अवसादी सेल बनेगी। और अवसादी सेल अगर टूट गई तो क्या बनेगी, अवसाद बनेगी। इसलिए इस एरो को इधर भी बना दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर ये जो अवसादी सेल है ये कायांतरित सेल में भी परिवर्तित हो जाएगी ताप एवं दाब के कारण। किस में बदल जाएगी, कायांतरित सेल में। और कायांतरित सेल जो है, अगर वो ताप और दाब के कारण पुनः पिघल जाएगी तो मैग्मा बन जाएगी। ठीक है, दूसरा, ये अवसादी सेल कायांतरित सेल में भी परिवर्तित हो सकती है, मैग्मा में भी परिवर्तित हो सकती है। ओके, आग्नेय सेल जो है वो डायरेक्ट सीधे कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है, तो ये भी ध्यान रखिए। ओके, और तो ये जो है, जैसा कि यहाँ पे चित्र बना हुआ है, आप वीडियो पॉज करिए और इसको ऐसे ही बना लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं।
खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौगोलिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। तो ये सब क्या है? ये भी खनिज है। इनका उपयोग उद्योगों और औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ओके, तो दोस्तों इतना सही ये चैप्टर था। अब है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं? अभी हमने पढ़ा 3 परतें कौन कौन सी हैं। एक पर्पटी है, दूसरी है मेंटल है और तीसरी है क्रूड। तो ये 3 परतें हैं। सेल क्या है? सेल के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ाई, अभी तो समझ तो लिया ही होगा आपने क्या होता है। तो सेल क्या होती हैं? मैग्मा जो है ठंडा जब बाहर निकलता है ज्वालामुखी से बाहर, तो लावा के रूप में ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो उससे सेलों का निर्माण होता है, उन्हें सेल कहते हैं। सेल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखो। तो 3 प्रकार कौन कौन सी? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। ठीक है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेल आप लिख सकते हो। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है? तो बहिर्वेदी हमने देखा था कि कैसे बनती है, जब मैग्मा बाहर निकलता है और ठंडा लावा के रूप में जब बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है, तो उनसे जो सेलें बनती हैं उनको कहते हैं बहिर्वेदी आग्नेय सेल। अंतर्वेदी सेल, जब मैग्मा अंदर ही ज्वालामुखी के भीतर ही, पृथ्वी के भीतर ही, पर्पटी के भीतर ही ठंडा हो जाता है, तो उनको उन सेलों को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी सेल कहते हैं। तो सेल चक्र से आप क्या समझते हो? अभी हमने देखा सेल चक्र क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन हो जाता है, उसी को सेल चक्र कहते हैं। सेलों के क्या उपयोग हैं? उपयोग है उनसे इमारतें बनाई जा सकती हैं, सड़क भवन बनाए जा सकते हैं। कायांतरित सेल क्या है? जो अवसादी सेल होती हैं वो ताप और दाब के कारण रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं, कायांतरित सेल में। ठीक है, और कायांतरित सेल जो होती हैं वो पुनः आग्नेय सेल में, मैग्मा में परिवर्तित हो सकती हैं। ये सब हम लोगों ने देखा। तो कम से कम आपने चैप्टर समझ तो लिया ही होगा। एक बार में कोई भी ये सारे आंसर सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार चैप्टर पढ़कर कोई भी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। बस आप अभी सिर्फ समझा है आपने। ठीक है, तो दोबारा जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या होते हैं? आग्नेय सेल होते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्रूड है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? खनिज के उदाहरण हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं किसमें होते हैं? अवसादी सेल में होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पटी है। कितने किलोमीटर होती है? महाद्वीपीय सन्नति में 35 किलोमीटर और महासागरीय सन्नति में 5 किलोमीटर। ठीक है, मेंटल के बारे में हम लोगों ने देखा था 2900 किलोमीटर तक होती है। क्रूड के बारे में 3500 किलोमीटर तक। ओके, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्रूड क्या है? और भी नीचे है क्या यहाँ पर? हाँ, चूँकि इसको मैच करना मुश्किल है क्योंकि ये दूसरा पेज पे आ जाएगा, तो ये आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ देख लीजिए वीडियो पॉज करके, और इधर भी। ठीक है, तो ये सब कर सकते हो आप लोग। तो ये चैप्टर कैसा रहा आप हमें बताइएगा, और बहुत जल्दी हम अगला चैप्टर भी लेकर आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।